नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि मैराथन सीरीज निकाली है जिसमें कि नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी सभी के प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, उसमें मैं पहले पार्ट में मैं नाटक और आधे निबंध कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वो लगभग 3 घंटे की वीडियो है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों। तो अब उसका पार्ट 2 आया है जिसमें कि 49वां प्रश्न हम कर रहे हैं निबंध से। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है? कूटज निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। दूसरा फैक्ट बोल रहा है इसमें, दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। कूटज में लिखा है क्या क्या चीज़ें। तो ये हमारे पास विकल्प हैं 3 4 1 2 3 1 2 4 1 3। तो दोस्तों, उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 2 और 4। क्यों है? क्योंकि जो तीसरा है दोस्तों, आपने देखा होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध, उसकी ये लाइन है कि मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। दूसरा, दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। अगला आ रहा है 50वां प्रश्न दोस्तों। 50वें प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये फिर दिखेगा नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने एग्जाम पैटर्न के ही ये प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। 50वां प्रश्न आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की सूक्तियों को उनके निबंध के साथ सुमेलित कीजिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति है, मनुष्यता विरोधनी है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की नहीं सुनता। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेज डुबाती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है अस्त्र बनाने की प्रवृत्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो पहले का डी देखो, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 50 का आंसर क्या होगा? डी होगा। तो हम फिर भी चेक करते हैं बी का थर्ड। अभी हम ये पढ़ के आए हैं। सी का सेकेंड, अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की नहीं सुनता, सीरीज के फूल। ठीक है, और डी का फर्स्ट है देखो, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है अशोक के फूलों। तो उसका डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 51वां, निम्नलिखित निबंध संकलनों को उनके संकलित निबंध से सुमिलित कीजिए। भाषा शक्ति, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, सब रंग कुछ राग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही उत्तर जा रहा है ऑप्शंस ए। इसका सही आंसर क्या है? ए का 4 है। सब भाषा शक्ति, शिक्षा का उद्देश्य, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप कौन है? पृथ्वी पुत्र। कल्पलता कौन है? सिर्फ ये निबंध है, मतलब कि भाषा शक्ति निबंध जो है किसके अंतर्गत है? शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत है। पृथ्वी पुत्र निबंध जो है वो राष्ट्र का स्वरूप निबंध संग्रह में शामिल है। अच्छा, निबंध संकलन और निबंध ये रे निबंध संकलन है। सब रंग कुछ राग में क्या है? सन्नाटा। ठीक है दोस्तों, तो उसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बन रहा है, समय के पाँव निबंध संबंधी सही कथन चुनिए। लेखक ने इसमें जयशंकर प्रसाद का महत्व प्रतिपादित किया है। लेखक को दुख है कि हिंदी जगत प्रेमचंद्र को ठीक से पहचान नहीं सका।
लेखक ने उन्हें मानव रहस्य का उद्घाटनकर्ता माना है। लेखक ने प्रेमचंद्र को गौर की हार्डी रोला के साथ रखने का आग्रह किया है। तो दोस्तों किस में बोल रहा है ये? समय के पाँव निबंध में। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा, तीसरा, चौथा इसका सही है दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताएंगे आप। सबसे पहले तो ये जान लो कि समय के पाँव है किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है। ठीक है दोस्तों, किसका है ये? माखनलाल चतुर्वेदी का है। और इसमें इन्होंने जयशंकर प्रसाद का नहीं किया है महत्व प्रतिपादित। समय के पाँव में क्या है? मुंशी प्रेमचंद का। किसका दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद का महत्व क्या किया है इन्होंने? प्रतिपादित किया है। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट, लेखक को दुख है कि हिंदी जगत प्रेमचंद को ठीक से पहचान नहीं सका। बिल्कुल, क्योंकि प्रतिपादक जब मुंशी प्रेमचंद को कर रहे हैं तो उनके बारे में लिखा हुआ है। लेखक ने उन्हें मानव रहस्य का उद्घाटनकर्ता माना है। ठीक है, किसको? मुंशी प्रेमचंद को। लेखक ने प्रेमचंद को गौर की हार्डी रोला के साथ रखने का आग्रह किया है। तो ये भी याद रखना, सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि प्रेमचंद को गौर की हार्डी रोला के साथ रखने का आग्रह किसने किया है? तो हम बोलेंगे माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न आ रहा है, रसहीनों के पास कविता मूर्छित हो जाती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी ने बोला है रसहीनों के पास कविता मूर्छित हो जाती है। अगला आ रहा है 54वां प्रश्न दोस्तों, क्या निम्नलिखित सूक्तियों को उनके विचारकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सच्चा कलाकार क्या बोल रहा है? इनके साथ सम्मिलित करना है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि विकल्प भी दिख जाए। प्रश्न हल्के नहीं है, अच्छे प्रश्न हैं। तो दोस्तों मैं इसको इतना कर देता हूँ, अब बड़ा हो गया। ठीक है, सच्चा कलाकार मरकर भी नहीं मरता, जीवन में नीति और समाज की सत्ता अतर्क्य है, भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी है, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तो दोस्तों 54वें प्रश्न का सही विकल्प क्या होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले का क्या है? डी। सच्चा कलाकार मरकर भी नहीं मरता, माखनलाल चतुर्वेदी ने बोला। ठीक है, जीवन में नीति और समाज की सत्ता अतर्क्य है। तो ये किसने बोला दोस्तों? नगेंद्र ने, कि जीवन में नीति और समाज की सत्ता, जीवन में नीति और समाज की सत्ता क्या है? अतर्क्य है। अब बोल रहा है भारत वर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है, रामधारी सिंह दिनकर ने बोली है ये लाइन। अब आ रहा है आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, अध्यापक पूर्ण सिंह ने ये बात बोली है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मजदूरी और प्रेम को तो हल्के बना लें दोस्तों। मजदूरी और प्रेम निबंध संबंधित सत्य कथन, अध्यापक पूर्ण सिंह का सभी को पता है ना। मजदूरों के हृदय से निकलने वाली श्रम चेतना से भावित सीधी सच्ची अनुभूतियों में नए साहित्य की परिकल्पना की गई है। शूद्र पूजा को देव पूजा के समकक्ष मानते हुए धन की पूजा को नास्तिकता कहा गया है। यांत्रिक सभ्यता की तुलना में सहज नैतिक मूल्य बोध पर आधारित सभ्यता की श्रेष्ठता का उद्घोष किया गया है। इस निबंध के विचार बिंदु द्विवेदी युग के सुधारवादी जीवन दृष्टि से अलग नए युग की नवीन चेतना और नए मूल्य बोध के सूचक हैं। तो दोस्तों प्रेम और मजदूरी निबंध संबंधित सही कथन क्या होगा इनमें बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 4 क्या चारों सही कथन है। मजदूरों के हृदयों से निकलने वाली श्रम चेतना से भक्ति सीधी सच्ची अनुभूतियों में नए साहित्य की परिकल्पना की गई, सही बात है। शूद्र पूजा को देव पूजा के समकक्ष मानते हुए धन की पूजा को नास्तिकता कहा गया है। ठीक है, यांत्रिक सभ्यता की तुलना में सहज नैतिक मूल्य बोध पर आधारित सभ्यता की श्रेष्ठता का उद्घोष किया गया है। अब आ रहा है इस निबंध के विचार बिंदु द्विवेदी युग की सुधारवादी जीवन दृष्टि से अलग नए युग की नवीन चेतना और नए मूल्यबोध के सूचक हैं।
तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। अब आ रहा है अपना 56वां प्रश्न आ रहा है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास में कुबेर नाथ राय ने लिखा है, हमारे जीवन में गद्य पच्चीसी सावन मन भावन है, वास्तव में सृजन संप्रक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30 और 40 के बीच है। 30 से 35 तक उत्तर फाल्गुनी का काल है। दुनिया में दुख तो बहुत है परंतु अगम अगाध गंभीर दुख बहुत ही कम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है, तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 इसमें क्या है, तीनों इसके सही फैक्ट हैं। हमारे जीवन में गदह पच्चीसी सावन मन भावन है, याद रखना गदह पच्चीसी सावन मन भावन है, वास्तव में सृजन संप्रक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30 से 40 के बीच है। बिल्कुल सही बात है। 30 से 35 तक उत्तर फाल्गुनी का काल है। ये देखो ये कितनी बढ़िया बात बोली है, इसको याद रखना। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आ रही है दोस्तों, कुबेर नाथ राय ने नीलकंठ उदास निबंध में लिखा है कि नीलकंठ एक गंभीरता दुख की तलाश है। ठीक है, गंभीरता, नीलकंठ एक गंभीरता दुख की तलाश है। दुनिया में दुख तो बहुत है परंतु अगम अगाध गंभीर दुख बहुत ही कम। तो ये किसका है, नीलकंठ उदास निबंध की लाइन है, चौथे वाली। ठीक वैसे ही जैसे काम बोध की खुजलाहट तो सबके पास है परंतु निर्मल उदात्त प्रेम की क्षमता बिरले के ही पास होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जो थी चौथे विकल्प वाले नीलकंठ उदास की है। बाकी 1 2 3 उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध से उद्धृत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 57वां प्रश्न। कुबेर नाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास के माध्यम से बताया गया है, राग लोक का दुख रस की साध्यावस्था है परंतु राग उत्तर सार्वभौम वेदना का दुख रस की सिद्धावस्था है। दूसरा है अस्ति जायते वर्धते, ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, उनका वेग कम होने लगता है। तीसरा है विपत्रेण मते अपक्षित्यते विनश्यति, प्रबलतर हो उठती है तो उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। जो हमारे हाथ में था जिसे करने के लिए हम जन्मे थे वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 35 के बीच। तो दोस्तों इसमें बताया गया है उत्तर फाल्गुनी के आसपास में क्या बताया गया है, तो विकल्प आपके सामने है। इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों 57 का बी। ठीक है दोस्तों, 57 का क्या हो जाएगा, बी। एक नहीं है, 2 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। अब ये बोले राग लोक का दुख रस की साध्य अवस्था है परंतु राग उत्तर सार्वभौम वेदना का दुख रस की सिद्ध अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑप्शंस ये ए जो आ रहा है ये आपका नीलकंठ उदास निबंध में ही लिखा हुआ है। बाकी जो दूसरा तीसरा चौथा जो फैक्ट है वो आपका उत्तरी फाल्गुनी के आसपास से है। ठीक है दोस्तों, अस्ति जायते वर्धते, अस्ति जायते वर्धते, ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, अस्ति जायते वर्धते। ठीक है, विपत्रेण मते अपक्षयते विनश्यति, प्रबलतर हो उठती हैं, उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। जो हमारे हाथ में था जिसे करने के लिए हम जन्मे थे वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 35 के बीच। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं 58वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य में आत्मा अभिव्यक्ति, भारत की सांस्कृतिक एकता, ये निबंध है दोस्तों, इनको किससे जोड़ना है, लेखक से जोड़ना है। चेतना का संस्कार, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। तो पहले का देखो चौथा दिखा रहा है, पहले का क्या बोल रहा है, चौथा साहित्य में आत्मा अभिव्यक्ति। ठीक है, तो आत्म अभिव्यक्ति किसमें है, आत्मा ही आत्म अभिव्यक्ति हो जाएगा, आत्म अभिव्यक्ति डॉक्टर नगेंद्र का है। भारत की सांस्कृतिक एकता जो है रामधारी सिंह दिनकर का, भारत की सांस्कृतिक एकता रामधारी सिंह दिनकर।
अब आ रहा है चेतना का संस्कार अज्ञेय और सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 59वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पगडंडियों का जमाना, अस्ति की पुकार, हिमालय, नीलकंठ उदास, चंद्रमादन। तो देखो नीलकंठ उदास तो अभी हम पढ़ के आए हैं दोस्तों, सी का बी। तो उसका विकल्प क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो नीलकंठ उदास किसका, कुबेरनाथ राय का, तो सी में देखो बी था। मेरे को यहीं पे समझ में आ गई बात। तो चंद्रमादन किसका है दोस्तों, शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, अब बी का देखो थर्ड है अस्ति की पुकार, हिमालय, विद्यानिवास मिश्र। अब आ रहा है पगडंडियों का जमाना, किसका निबंध है, पगडंडियों का जमाना, विवेकी रॉय। पगडंडियों का जमाना किसका, विवेकी रॉय। अस्ति की पुकार, हिमालय, विद्यानिवास मिश्र। नीलकंठ उदास जो है कुबेर राय, कुबेरनाथ होना चाहिए, रात लिखा है इसमें, कुबेरनाथ राय। चंद्रमादन जो है शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 60वें प्रश्न की तरफ। आवारा भीड़ के खतरे निबंध के अनुसार आवारा भीड़ का तात्पर्य है धार्मिक श्रद्धालु की भीड़, हड़ताली कर्मचारियों की भीड़, दिशाहीन हताश बेरोजगारों की भीड़, विध्वंसवादी बेकार युवकों की भीड़। आवारा भीड़ के खतरे। तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिशंकर परसाई का निबंध है ये, आवारा भीड़ के खतरे। ठीक है, तो इसमें याद रखना कौन सा इसमें विकल्प सही होने वाला है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। दिशाहीन हताश बेरोजगारों की भीड़, विध्वंसवादी बेकार युवकों की भीड़। तो याद रखना इसमें लिखा हुआ है कि निबंध के अंत में क्या लिखा है, दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये किसका है, इसमें ही है। और इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। तो याद रखना आवारा भीड़ के खतरों में नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर भी इस भीड़ विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं और यह भीड़ फास्टिस्टों का हथियार बन सकती है। तो दोस्तों अगला आ रहा है आपका 61वां प्रश्न। मुसोलिनी, हिटलर है ना, किस किस, नेपोलियन, इनका भी नाम इसमें लिया गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में विद्यानिवास मिश्र ने कहा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों ये। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में विद्यानिवास मिश्र ने कहा, कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की पीड़ा नहीं समझ पाती है। पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र उद्विग्न हो जाती है। हमारी नज़रों में एक निष्ठ श्रद्धा कोई मूल्य नहीं रखती। क्षण क्षण नया रूप धारण करने वाली श्रद्धा ही वास्तविक युग श्रद्धा है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 का सही है, चौथा इसमें गलत है। कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की पीड़ा नहीं समझ पाती। पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो उठती है। तो ये तीनों फैक्ट क्या थे दोस्तों, उसमें सही हैं। अब इसमें क्या आ रहा है आपका, हमारी नज़रों में, है ना। 61 में क्या बोला था, जो हमारी नज़रों में है, अस्ति की पुकार, हिमालय, जो निबंध है दोस्तों इनका, किसका, विद्यानिवास मिश्र का, विद्यानिवास मिश्र। अस्ति की पुकार क्या है, अस्ति की पुकार हिमालय निबंध से ये लाइन है दोस्तों। ठीक है, बाकी जो 3 लाइनें थी वो आपकी किससे है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा से है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 62वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूक्तियों को उनके निबंधों से सुमिलित कीजिए। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। अकर्म का आशय, क्या बोल रहा है दोस्तों, आचरण, निम्नलिखित सूक्तियों के उनके निबंधों के साथ मिलाइए। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है।
अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। बौद्ध धर्म का भारत से लुप्त होना क्या था कि कूपमंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, आंसर इसका बी का क्या होने वाला है, तो बी का 62 का बी है। ठीक है, 62 का आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। तो आचरण का विकास से तो हमें पता चल ही चुका था कि इसका ये आचरण की सभ्यता से थी लाइन। ठीक है, दूसरे का देखो, अकर्म का भाग्य और पुरुषार्थ। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। ठीक है, मानव शरीर, तो दोस्तों इसमें सी का क्या बोल रहा है, सेकेंड। मानव शरीर में पेट वाली जो बात आई है वो किसमें, गेहूं और गुलाब में है। बौद्ध धर्म का भारत में लुप्त होना क्या था कि कूपमंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया। अघातो और थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। दोस्तों ये इनके निबंध हैं। अब बढ़ते हैं, अब याद रखना अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो निबंध है वो राहुल सांकरत्यान का है। ठीक है, इस चीज़ को जरा सा आप याद रखेंगे। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का है, ये हम सभी को पता है। अब इसमें आया है एक और, भाग्य और पुरुषार्थ जनेंद्र का है। ठीक है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे, ये गेहूं गुलाब से था जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी का है दोस्तों। ठीक है, और ये जो आया हुआ है सेकेंड वाला, इसमें भाग्य और पुरुषार्थ कौन सा आया दोस्तों, भाग्य और पुरुषार्थ ये जनेंद्र का है, इस चीज को आप याद रखेंगे। 63वां प्रश्न आ रहा है, लेखक शब्दों में लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द, यह कथन किस निबंधकार का है। लेखक शब्दों में लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द, यह कथन किस निबंधकार का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेकी रॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवेकी रॉय में अगर ये बात पूछी जाए कि लेखक शब्दों में लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द, तो ये अगर तुमसे पूछिए निबंध कौन सा संग्रह में था, तो याद रखना जाग उठा मुसाफिर निबंध संग्रह है, उसी की भूमिका में इन्होंने लिखा है। सभी लोग अपनी लड़ाइयों अपने अलग अलग हथियारों से लड़ते हैं, लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द, इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई है। तो ये इसमें इन्होंने भूमिका में लिखा हुआ है। निबंध संग्रह जाग उठा मुसाफिर कितने निबंध संकलित हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आया, 5, 7, 10 और 15। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, 10। ठीक है, इसमें 10 निबंध संग्रह है। याद रखना विवेकी रॉय का जो जाग उठ जाग मुसाफिर में 10 ललित निबंध संग्रह हैं। मेरी दिनचर्या, नमो वृक्षेभ्य, जाग उठा मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, तत्किम, तीन डांडिया, चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, गांव पर बनाम गांव में, सवाल जीवन का। तो दोस्तों ये 10 निबंध है इनके ललित निबंध जो कि जाग उठ जाग मुसाफिर में शामिल हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है आपका 65। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे, किस निबंधकार ने उपयुक्त पंक्तियों का प्रयोग अपने निबंध में किया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, आप इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, विवेकी रॉय। तो विवेकी रॉय ने ये निबंध जाग किसमें दोस्तों, उठ जाग मुसाफिर में किया है। ठीक है, याद रखना। और यह निबंध मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू को केंद्र में रखकर लिखा गया है, और ये पंक्तियां मास्टर साहब के उद्गार हैं। ठीक है, मास्टर साहब के उद्गार हैं दोस्तों, क्योंकि मास्टर साहब भी बेस्ड है ये निबंध, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, जगदीश बाबू थे मास्टर, मतलब कि जाग उठ जाग मुसाफिर में जो पात्र है वो जगदीश बाबू हैं। ठीक है, हाँ। 66वां प्रश्न आ रहा है, उठ जाग मुसाफिर निबंध के संबंध में सही कथन चुनिए। भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोश सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। विकल्प बी में क्या बोला, स्वयं दुखी ना होना और ना दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है।
अंतकाल बीहड़ कसौटी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। चौथा विकल्प है मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। तो दोस्तों इसका विकल्प सही क्या होगा, ए बी सी डी। तो 66 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। 1 2 3, 1 2 और 3, 4 इसका गलत हो जाएगा। तो उठ जाग मुसाफिर में भावनात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोश सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। स्वयं दुखी ना होना और ना दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। अंतकाल बीहड़ कसौटी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जन सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों उठ जाग मुसाफिर निबंध से हैं। अब देखो, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। किसको रौंदती, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। क्या चीज़, जीवन, मनुष्य की जीवन शक्ति। तो दोस्तों अब याद रखना, जो मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। ये जो लाइन है ये अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है उससे ली गई है। दोस्तों ये किससे ली गई है, अशोक के फूल से ली गई है। याद रखना, अशोक का फूल क्या कर रहा है, सभ्यता और संस्कृति को रौंदता हुआ चल रहा है। कौन, अशोक का फूल। आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों, 1 2 और 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न संख्या है 67। 67वें प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना। प्रकृति वर्णन किस में, देखो संस्कृति और सौंदर्य ये किसका है दोस्तों, नामवर सिंह का है। इस निबंध में बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित निबंध अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य क्या माना उन्होंने। प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामासिक संस्कृति का प्रोत्साहन। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ उसको, चारों विकल्प दिखने जरूरी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर क्या, 1 2 और 3, मतलब कि 1 2 3। अरे रुक जाओ एक मिनट, ये प्रश्न गलत हो गया, हमारा प्रश्न तो ये है। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। ठीक है दोस्तों, ये उन्होंने बोला था कि उन्होंने नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है अशोक के फूल, उसका मुख्य उद्देश्य क्या, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना। अब आ रहा है आपका 68वां प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है दोस्तों, ये देखो संस्कृति और सौंदर्य आया था नामवर सिंह का, उससे भी प्रश्न बन गया है। संस्कृति और सौंदर्य में लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के किन निबंधों का उल्लेख किया है। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। वसंत आ गया है, अशोक के फूल, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, जनता का अंतःस्पंद। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 3 और 4। बहुत अच्छा प्रश्न आया है दोस्तों। वसंत आ गया लेकिन संस्कृति और सौंदर्य में नहीं आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपने दिखाना, नामवर सिंह क्या बोले, बसंत आ गया पर संस्कृति सौंदर्य तक वो नहीं आया, अभी वो पीछे ही है। अशोक के फूल, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, ये भी आ गया, जनता का अंतःस्पंदन भी आ गया है दोस्तों। तो नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य शीर्ष निबंध में अशोक के फूल, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध तथा जनता का अंतःस्पंदन निबंधों का उल्लेख किया है। क्या हो जाएगा, 2 3 4 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। याद रखना AHG। ठीक है, ए से अशोक के फूल, हमारी संस्कृति और साहित्य संबंध, जे से जनता का अंतःस्पंदन। तो याद रखना AHJ, या आप इसे याद रखते हैं AJH, या आप याद करते हैं जहाँ से JHA, जनता का अंतःस्पंदन, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, और अशोक के फूल। संस्कृति और सौंदर्य में है ये नामवर सिंह के। ठीक है दोस्तों, 3 निबंध है। 59वां क्वेश्चन आ रहा है, जयशंकर प्रसाद ने काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की मुख्य धारा किसे घोषित किया है।
काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की मुख्य धारा किसे घोषित किया? रहस्यवाद, काव्य और कला, रस, यथार्थवाद और छायावाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहस्यवाद को। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक से निबंध का आरंभ करते हुए लिखा है, काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। रहस्यवाद के संबंध में कहा जाता है कि उसका मूल उद्गम सेमेटिक धर्म भावना है और इसलिए भारत के लिए वह बाहर की वस्तु है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के निबंध हैं नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरंभ, आदि पुरुष और आत्मकथ्य। बहुत अच्छा प्रश्न आया दोस्तों, तो याद रखना इसका विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। याद रखना, नाटकों में रस का प्रयोग। ठीक है, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की कविता है। क्या है दोस्तों, ये क्या है आत्मकथ्य? ये इनकी कविता है। इस चीज़ को याद रखना। बाकी क्या है, निबंध पूछ रहा है। ठीक है, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई है हंस में। अब याद रखना, अब जो 3 बचे हैं ये इनके निबंध है। नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरंभ, आदि पुरुष। नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरंभ और आदि पुरुष, ये इनके निबंध हैं। नाटक नाटक, देखो नाटकों 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 नाटकों। ये अब बढ़ते हैं आगे। 71वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। प्रसाद जी का यह कथन उनके किस निबंध से उद्धृत है? काव्य और कला, रहस्यवाद, यथार्थ और छायावाद, रंगमंच। तो याद रखना, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। प्रसाद जी का यह कथन उनके किस निबंध से उद्धृत है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, काव्य और कला। ठीक है, काव्य और कला से, जयशंकर प्रसाद काव्य और कला से उद्धृत है दोस्तों। 72वां प्रश्न आ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत के निबंध है मेरी असफलताएं मेरी साहित्यिक मान्यताएं, महात्मा जी और मेरा सृजन मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है मेरी असफलता जो है बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक है दोस्तों, ये किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। बाबू गुलाब राय की है। मेरी साहित्यिक मान्यता, महात्मा जी और मेरा सृजन मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, ये दोस्तों उसका विकल्प 2 उसका सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न आ रहा है, 60 वर्ष एक रेखांकन पंत जी ने कितने निबंध संकलित हैं? 60 वर्ष एक रेखांकन में पंत जी के कितने निबंध संकलित हैं? 4, 6, 8, 10। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, 4 निबंध है इसमें। ठीक है, 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में सुमित्रा नंदन पंत की निबंध करती है। इसमें आकाशवाणी प्रसारित 4 वार्ताएं संग्रहित है। प्रकृति का अंचल, एक क्या है दोस्तों? प्रकृति का अंचल। दूसरा है विकास सूत्र और अंतः संघर्ष। दूसरा क्या है? विकास सूत्र और अंतः संघर्ष। तीसरा क्या बोल रहा है? प्रभाव और बाह्य संघर्ष। प्रभाव और बाह्य संघर्ष कौन सा है? तीसरा। चौथा है नव मानवता का स्वप्न। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या है? नव मानवता का स्वप्न है। अब देखिए, याद रखना, पंत जी के शब्दों में इन निबंधों में मैंने अत्यंत संक्षिप्त रूप में अपने साहित्यिक जीवन के क्रम विकास की रूपरेखा भर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों ये लाइन जो मैंने बोली वो किसकी थी दोस्तों? पंत जी की है। ये 60 वर्ष एक रेखांकन के भूमिका में ये बात बोली गई है। पंत जी के निबंध के संबंध में सत्य कथन चुनिए। पंत जी के निबंध के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। 60 वर्ष एक रेखांकन में लेखक ने अपने साहित्यिक जीवन के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 60 वर्ष और अन्य निबंध में आत्मकथात्मक परिचय के साथ 300 निबंध संकलित हैं। विकास सूत्र और अंतः संघर्ष पंत जी ने बनारस प्रवास के अनुभव, काव्य यात्रा और विकास सूत्र और अंतः संघर्ष को प्रस्तुत किया है। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन में 5 निबंध संकलित हैं। तो दोस्तों प्रश्न का आप लेवल देख सकते हैं। इनको आप एक आम प्रश्न तो बोलेंगे नहीं, जो भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है, बेशक तो कोई नहीं दिखता है, लेकिन आप जब भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रश्नों का लेवल किस तरीके का है। ऐसा लग रहा है जैसे हम परीक्षा में बैठ के ही प्रश्नों को हल कर रहे हैं दोस्तों।
है ना। तो इसका सही विकल्प क्या होने वाला है दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन पंत जी के 3 निबंध संकलित हैं। ठीक है, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन में 5 ना होकर क्या संकलित हैं, याद रखना, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, इसमें 3 निबंध संकलित हैं। 1955 का था ये। ठीक है, 3 निबंध इनमें संकलित हैं। अब याद रखना नंबर 1 देखो, उद्भव और परिवेश, विकास और कवि चतुष्टय, कालबोध विधाएं और पुनर्मूल्यांकन। इन निबंधों में पंत जी ने छायावादी विषयक प्रचारित भ्रांतियों का निराकरण करते हुए उस पर मूल्यप्रद दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। बाकी विकल्प 1 और 2 और 3 सही है। 60 वर्ष एक रेखांकन के लेखक ने अपने साहित्यिक जीवन के विकास की रूपरेखा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल बात सही थी। दूसरे में देखो, 60 वर्ष अन्य निबंध में आत्मकथात्मक परिचय के साथ 30 निबंध संकलित हैं। 60 वर्ष और अन्य निबंध, तो देखो 60 वर्ष का आता क्या होता है, 30, तो 60 वर्ष और अन्य निबंध में 30 निबंध संकलित हैं। विकास सूत्र और अंतः संघर्ष में पंत जी ने, इनका निबंध है देखो, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष, क्या बोला है दोस्तों, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष। अगर आपने देखा था 60 वर्ष एक रेखांकन में ही शामिल थे। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न आया था, इधर देखो, 60 वर्ष एक रेखांकन, यहाँ पे तो अभी देखो जो 4 आया, तो 4 क्या है दोस्तों, वो मुख्य रूप से 4 वार्ताएं हैं, 4 वार्ताएं हैं। ठीक है, अब इधर देखो 60 वर्ष और अन्य निबंध, 60 वर्ष, अच्छा ये देखो दोस्तों 60 वर्ष एक रेखांकन है, ये इसमें 4 है, 4 वार्ताएं, एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन में 4 हैं। 60 वर्ष में, अभी ये तो बोल के आया हूँ, अभी 4 पढ़ के आया हूँ। 60 वर्ष और अन्य निबंध में आत्मकथात्मक परिचय में 30 अन्य निबंध हैं, याद रखना। 60 वर्ष अन्य में 30 है देखो, और एक रेखांकन में 4 है। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन में 5 निबंध ना होकर 3 निबंध संकलित हैं। अब आ रहा है आपसे प्रश्न दोस्तों, कौन सा प्रश्न आ रहा है आपका, 75वां प्रश्न देखते हैं। 75वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, निराला जी के संबंध में, निराला जी के निबंधों के संदर्भ में सही कथन, प्रबंध प्रतिमा में संकलित अर्थांतर कोमा शून्य और शक्ति कोमा हमारे साहित्य का ध्येय गवेषणात्मक निबंध है। दूसरा, मुसलमान और हिंदू कवियों में विचार साम्य आलोचना निबंध है। तुलसी कृत रामायण का आदर्श ज्ञान भक्ति पर गोस्वामी तुलसीदास के प्रति श्रद्धांजलि में भारतीय संस्कृति का स्वर मुखर है। चौथा है, निराला जी के अनुसार मेरे निबंधों में अज्ञान, हेकड़ी और असाहित्यिकता है ही नहीं। तो इसमें बोल रहा है कि निबंध निराला जी के संबंध में क्या सही है, तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाने वाला है ऑप्शन सी। 1, 2, 3 इसमें सही है, चौथा इसमें गलत है। निराला जी है ना, तो याद रखना, निराला ने भूमिका में अपने निबंध के संबंध में स्वयं लिखा है, लेखक में अज्ञान, हेकड़ी और साहित्यिकता के भी निदर्शन है। मैं चाहता हूँ छपते समय कुछ अंशों में उनकी नोकें मार देता, पर मनुष्य ज्ञानी नहीं, इसलिए दुर्बलता की पहचान मैंने रहने दी। इसका दर्शन दुर्बलता ना होकर सबलता भी हो सकता है। और बाकी 3 फैक्ट जो हैं वो हैं रखे हुए बिल्कुल सही है। प्रबंध प्रतिमा में संकलित अर्थांतर कोमा शून्य और शक्ति कोमा हमारे साहित्य का ध्येय गवेषणात्मक निबंध है। दूसरा आ रहा है, मुसलमान और हिंदू कवियों में विचार साम्य आलोचनात्मक निबंध है, बिल्कुल सही बात है। मुसलमान और हिंदू कवियों में विचार साम्य, ये इनका आलोचनात्मक निबंध है। तुलसी कृत रामायण का आदर्श कोमा ज्ञान भक्ति पर गोस्वामी तुलसीदास कोमा तुलसी के प्रति श्रद्धांजलि में भारतीय संस्कृति का स्वर मुखर होता है। तो तीनों विकल्प दोस्तों क्या हैं, ये सही हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न, निराला जी के संबंध में असंगत चुनिए। उनकी आत्म संस्मरणात्मक निबंधों में निराला का निरालापन, उनकी दृढ़ता, साफ गोई और संघर्ष शक्ति का दस्तावेज सुरक्षित है। विकल्प बी बोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू को निराला जी भारत का युवा सम्राट मानते रहे, परंतु उनके
से असहमत रहे। रामचंद्र शुक्ल पर एक जवाबी प्रतिक्रिया में निराला जी ने पैरोडियाँ लिखी। विकल्प डी बोल रहा है निराला जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को विचारों को कभी विरोध नहीं किया। तो दोस्तों 76वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ठीक है, असंगत। क्या बोल रहा है? डी। एक मिनट में इसको नीचे कर दूं। अब देखो, निराला जी ने भूमिका में अपने निबंधों के संबंध में स्वयं लिखा है, लेखों में अज्ञान है 76 का। वे निराला गांधी जी की हिंदुस्तानी नीति का विरोध करते हैं, किंतु गुरुदेव रविंद्रनाथ जब गांधी के चरखा आंदोलन की हंसी उड़ाते हैं तब तो उन सबसे पहले निराला जी ही गांधी की अर्थनीति का समर्थन करते हुए इस विवाद में कूदते हैं। टैगोर को उन्होंने अपना प्रतिस्पर्धी और आदर्श माना है। अपनी पहली पुस्तक में उन्होंने रविंद्र कविता कानन नाम से लिखी, ठीक है, पर उन्हें अपना चरित्र नायक नहीं बनाया, जबकि उस युग के 100% हिंदी लेखक उन्हें अपना आदर्श बनाए हुए थे। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो ये गांधी जी का चरखा चलाने वाली बात का विरोध या कुछ करते होंगे तब जाके वो भी इनको अपना आदर्श पुरुष नहीं मानते थे, मतलब अपना कह सकते हैं कि आइडल नहीं माना उन्होंने। तो बाकी 3 विकल्प दोस्तों क्या हैं इसके? सही हैं। ठीक है, अब याद रखना, जवाहरलाल नेहरू को निराला जी भारत का युवा सम्राट मानते रहे। नेहरू को निराला कौन मानते हैं? भारत का युवा सम्राट मानते हैं, परंतु उनके समाजवाद से असहमत रहे। रामचंद्र शुक्ल पर एक जवाबी प्रतिक्रिया में निराला जी ने पैरोडियाँ लिखी, बिल्कुल सही है। आत्मसंस्मरणात्मक निबंध में निराला का निरालापन, उनकी दृढ़ता, साफ गोई और संघर्ष शक्ति का दस्तावेज सुरक्षित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 76वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 76वां। उसका नारी का मतलब उसका जीवन पुरुष के मनोरंजन तथा उसकी वंश वृद्धि के लिए चिर निवेदित हो चुका है। कथन महादेवी वर्मा के किस निबंध से उद्धृत है? तो दोस्तों, जीने की कला, व्यक्ति और समाज, भारतीय संस्कृति और नारी, युद्ध और नारी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जीने की कला। तो महादेवी वर्मा ने जीने की कला निबंध में लिखा है, ना स्त्री को अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार है और ना समाज द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का। उसका जीवन पुरुष के मनोरंजन तथा उसकी वंश वृद्धि के लिए इस प्रकार चिर निवेदित हो चुका है कि उसकी सम्मति पूछने की आवश्यकता का अनुभव भी किसी का नहीं किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जीने की कला निबंध द्वारा महादेवी वर्मा संदेश दिया है कि विचारों के साथ आचरण का सामंजस्य जीवन को कलात्मक बना देता है। नारी समाज को जड़ संस्कारों के पास से मुक्त करना होगा। तकनीकी शिक्षा द्वारा नारियों को स्वावलंबी बनाना होगा। पुरुष के बिना नारी का जीवन अधूरा है। अब इसमें से बताना है कि संदेश दिया है किसमें से? जीने की कला निबंध में से। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विचारों के साथ आचरण का सामंजस्य जीवन को कलात्मक बना देता है। विचारों के साथ आचरण का सामंजस्य जीवन को क्या कलात्मक बनाता है? नारी समाज को जड़ संस्कारों के पास से मुक्त करना होगा। नारी समाज को जड़ संस्कारों के पास से मुक्त करना होगा। बाकी तीसरा और चौथा विकल्प क्या है? गलत है। तकनीकी शिक्षा द्वारा नारियों को स्वावलंबी बनना होगा। पुरुष के बिना नारी का जीवन अधूरा है, ये बात नहीं इसमें बोली गई है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 79वां प्रश्न आ रहा है, महादेवी वर्मा के निबंध हैं, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व, आधुनिक नारी, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, स्त्री के अर्थ, स्वातंत्र का प्रश्न। तो दोस्तों महादेवी वर्मा के निबंध कैसे, कौन कौन से निबंध हैं? तो याद रखना इसका विकल्प क्या क्या हो सकता है? ऑप्शंस ए बी सी डी। तो इसमें विकल्प है ए 1 2 4, 1 2 और 4, मतलब कि ये नहीं है। हिंदू स्त्री का पत्नीत्व महादेवी वर्मा ने लिखा है, आधुनिक नारी महादेवी वर्मा ने लिखा है, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र का प्रश्न भी महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ जो प्रश्न आ रहा है दोस्तों, ये मेरे जीवन के प्रेरक जो है, मेरे जीवन का महादेवी वर्मा के निबंध हैं। तो 79 का ए बिल्कुल सही है, मेरे जीवन के प्रेरक।
मेरे जीवन के प्रेरक, तो इसमें ये ऑप्शंस गलत सा दिख रहा है। हाँ आ गया, मिल गया। अब मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ दोस्तों वर्मना का ना होकर किसका है, पंत का है। ठीक है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत का निबंध है मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ। हिंदू स्त्री का पत्नीत्व, आधुनिक नारी और स्त्री के अर्थ, स्वातंत्र का प्रश्न, ये सब किसके हैं, देखो महादेवी वर्मा के हैं। मेरे जीवन का प्रेरक ग्रंथ किसका है, पंत का है दोस्तों। अब अगला प्रश्न आ रहा है, श्रृंखला की कड़ियाँ में संकलित निबंधों की संख्या कितनी है, 10, 12, 14, 16। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं, 12। 12 कड़ियाँ हैं। कितनी कड़ियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो श्रृंखला की कड़ियों में कितने हैं, कितनी कड़ियाँ हैं, तो 12 कड़ियाँ हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है आपका, महादेवी वर्मा के गद्य संदर्भ में सही कथन चुनिए। उनकी काव्य भूमिका में लिखी टिप्पणियां गद्य होते हुए भी पद्यमय प्रतीत होती है। उनके संस्मरण व रेखा चित्रों में आत्मीयता, स्त्रियों की दयनीय दशा और शिक्षा, जीवन मूल्यों आदि का सजीव चित्रण है। तुलसी, विकल्प तीसरा बोल रहा है, तुलसी कृत रामायण का आदर्श उनका आलोचनात्मक साहित्यिक निबंध है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में उनके 8 विवेचनात्मक निबंध संग्रहित है। तो दोस्तों महादेवी वर्मा के संबंध में निबंध सही कथन है इसमें, तो इसका सही उत्तर जा रहा है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो रहा है। 1, 2, 4 दोस्तों, क्या बोल रहा है, 1, 2, 4, 1 भी सही, 2 भी सही और 4 भी सही, ये इनका गलत हो गया। तुलसीकृत है ना, तो इसमें क्या बोला, तुलसीकृत रामायण का आदर्श सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आलोचनात्मक साहित्यिक निबंध है। तुलसीकृत रामायण का आदर्श उनका आलोचनात्मक साहित्यिक निबंध है, किसका, सूर्य, ये निराला का लिख देते हैं सीधे, निराला का, याद रखेंगे सभी लोग। अब उनकी काव्य, महादेवी वर्मा की काव्य कि उनका जो निबंध है, काव्य की भूमिका में लिखी टिप्पणियां गद्य होते हुए भी पद्यमय प्रतीत होती हैं। उनके संस्मरण व रेखा चित्रों में आत्मीयता, स्त्रियों की दयनीय दशा और शिक्षा, जीवन मूल्यों का आदि सजीव चित्रण है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में उनके 8 विवेचनात्मक निबंध संग्रह शामिल है। देखो साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध 1942 के समीपित है, ये 1942 में लिखा है इन्होंने। इस कितने निबंध है इसमें, 8 हैं। ठीक है, आस्था कितनी है, 8 प्रकार की आस्था है। साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध आस्था 8। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 82वां प्रश्न आ रहा है आपका, यशपाल के निबंध के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। न्याय का संघर्ष में 19 निबंध हैं। समाज के शत्रु निबंध में वर्गीय शत्रुता की पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से न्याय के ढांचे को वर्गीय नैतिकता से जोड़ा गया है। चक्कर कलब में लेखक ने उन विषयों को छुपा है जो बैठे ठाले आदमी की बातचीत में कहीं भी आ जाते हैं। चौथा है, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ में लेखक ने गीता, उपनिषद, बाइबल का स्थान सर्वोपरि माना है। तो दोस्तों 82वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, विकल्प डी, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, 1 और 3 सही है, लेकिन मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ की हम बात करते हैं तो मेरे जीवन, दो पंत, सुमित्रा नंदन पंत ने मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ में गीता, उपनिषद, बाइबल का स्थान सर्वोपरि माना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, पंत के जीवन के जो पंत हैं, पंत जी, उनके जीवन के प्रेरक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप याद रखना, उन्होंने सिर्फ अपने हिंदू धर्म की बात नहीं करी है। उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला उपनिषद, बाइबल, गीता, उपनिषद और बाइबल मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे जीवन के ग्रंथ में लेखक ने गीता, उपनिषद, बाइबल का स्थान स्वरूप माना। ये किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का। चक्कर कलब में लेखक ने उन विषयों को छुआ है जो बैठे ठाले आदमी की बातचीत में कहीं भी आ जाते हैं। समाज के शत्रु निबंध में वर्गीय शत्रुता की पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से न्याय के ढांचे को वर्गीय नैतिकता से जोड़ा है। न्याय का संघर्ष, 82 प्रश्न है। मैं देखो केवल न्याय का संघर्ष में 19 निबंध हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 83वां प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है, रघुवीर सहाय के निबंध हैं। ठीक है, चुनाव जीत गया, गाँव हार गया, लेखक के चारों ओर, दिल्ली वसंत, हिंदी
के एक संपादक से भेंट। तो रघुवीर सहाय के निबंध कौन कौन से हैं दोस्तों उसमें? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2, 3 और 4। चुनाव जीत गया गांव हार गया की हम बात करते हैं तो दोस्तों जो ये निबंध है ये कृष्ण बिहारी मिश्र का है। किसका है दोस्तों? कृष्ण बिहारी मिश्र का है। किसका है? कृष्ण बिहारी मिश्र का ये है। लेखक के चारों ओर दिल्ली वसंत दिल्ली के एक संपादक से भेंट, ये रघुवीर सहाय के ही निबंध है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 84वां प्रश्न। ठीक है, 84वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। आलोचना तथा ललित निबंध के संधि बिंदु पर लिखा गया निबंध है। आलोचना तथा ललित निबंध के संधि बिंदु पर लिखा निबंध। कुछ चंदन की कुछ कपूर की, प्रेमचंद्र के फटे जूते, दुबे जी का चिट्ठा, रस आके ठक। ठीक है, आलोचना तथा ललित निबंध की संधि बिंदु पर लिखा गया निबंध कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही विकल्प होने वाला है ऑप्शन ए। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य, क्या बोल रहा है देखो इधर, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में लिखा है। विष्णुकांत शास्त्री के निबंध कुछ चंदन की कुछ कपूर की आलोचना तथा ललित निबंध के संधि बिंदु पर रचे गए हैं। तो दोस्तों ये रहा देखो, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये निबंध है किसका? विष्णुकांत शास्त्री का। सबसे पहले ये समझेंगे विष्णुकांत शास्त्री का है। जो ये जानकारी जो मिली है ये किस में मिली थी? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के लिए ये बात कही गई है कि आलोचना तथा ललित निबंध के संधि बिंदु पर, ललित निबंध और आलोचना के संधि बिंदु पर लिखा गया निबंध कौन सा है? तो कुछ चंदन की कुछ कपूर के विष्णुकांत शास्त्री का यह निबंध है दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 85 है। प्रताप नारायण मिश्र से लेकर अब तक ललित निबंध के ढांचे में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, यह कथन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र से लेकर अब तक ललित निबंध के ढांचे में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, ये बात किसने बोली है दोस्तों? ये बोली है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है दोस्तों, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये बात बोली है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। और ये बात कहाँ से बोली है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास से ही मैं ये बात बोली है। 86वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों। 86वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी है? भूलने के विरुद्ध, जीवन पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 और 4 अपनी अपनी बीमारी और निषाद बांसुरी कैसी हैं रचनाएं? व्यंग रचनाएं हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ जरा सा ध्यान देना सभी लोग, इसमें क्या बोल रहा है 86 प्रश्न में कि भूलने के विरुद्ध जो है 1990 में रमेश चंद्र शाह का है, तथा निषाद बांसुरी 1974 का कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। जीव पर सवार इल्लियां 1971 का शरद जोशी का है, तथा अपनी अपनी बीमारी 1972 का हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 87वां प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा छोटा, ऐसे। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। कबीर साहब से भेंट, वे दिन वे लोग, मेरे बचपन के दिन, बाजार दर्शन। ये निबंध हैं और उनके लेखक जो सामने लिखे हुए हैं, तो आप कनेक्ट करके आंसर बताएंगे दोस्तों। तो उसका सही विकल्प क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4 है। कबीर साहब से भेंट रामधारी सिंह दिनकर, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय 1946 के समथिंग में था। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा बोले मेरे बचपन के दिन, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज सारा देश कारागार हो गया और सबकी जबान पर ताले लगे हुए हैं। निराला जी होते तो ऐसी स्थिति कतई नहीं सह पाते, कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है महादेवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, महादेवी वर्मा ने ये बात बोली है दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के आपातकाल के दौरान की घटना है ये। 89 में बोल रहा है
काले मेघ पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघ पानी दे। उपयुक्त पंक्तियों का प्रयोग किस लेखक ने अपने लेख में किया है? काले मेघ पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघ पानी दे। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? धर्मवीर भारती का ये है ना। ये लाइन का आंसर, ये इसका, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? धर्मवीर भारती। ठीक है, इनका निबंध एक काले मेघ पानी दे में किया हुआ है। ठीक है, ये इनका निबंध का नाम भी है कि काले मेघ पानी दे, किसका? धर्मवीर भारती का। वन तुलसी के वन तुलसी की गंध के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, विवेकी रॉय, फणीश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? इसका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेकी रॉय का भी है, वन तुलसी की गंध, और फणीश्वर नाथ रेणु का भी है दोस्तों। अब एक चीज़ इसमें समझ के चलना, वन तुलसी की गंध जो है 2002 का विवेकी रॉय का निबंध संग्रह है, और वन तुलसी की गंध 1984 का फणीश्वर नाथ रेणु का संस्मरण लेखों का संग्रह है। तो जो संस्मरण आता है वो 1984 का आता है। ये इन्होंने संस्मरण लिखा है 1984 में, इन्होंने निबंध संग्रह लिखा है 2002 में, याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 91वां प्रश्न देखते हैं। अरे ये तो क्रम लगाने वाला आ गया, ये तो श्रृंखला की कड़ियाँ, माटी की मूर्तें, न्याय का संघर्ष, अशोक के फूल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन बी? न्याय का संघर्ष 1940 का है, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 का है, माटी की मूर्तें 1945 या 1946 का है, अशोक के फूल 1948 का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 92वां प्रश्न देखते हैं हम। तो 92वें प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, सुमेलित करना। उत्तरी फाल्गुनी के आसपास, हम सभी को पता है किसका है? कुबेरनाथ राय। ठीक है, सभी को पता होने वाला है। तो आप सीधे देखते हैं इसमें, देखो क्या बोल रहा है। डी का क्या बोल रहा है दोस्तों? ये ए बोल रहा है। ए का क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है। जाग उठा मुसाफिर, ठीक है, किसका है? विवेकी रॉय का है। ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य किसका था? नामवर सिंह का। मजदूरी और प्रेम किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं 93वें प्रश्न की तरफ। 93वें प्रश्न में देखो फिर से आ गया है प्रकाशन वर्ष प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। अतीत के चलचित्र, प्रबंध प्रतिमा, प्रिया नीलकंठी, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी, अतीत के चलचित्र, प्रबंध प्रतिमा। तो इनकी मैं सारे बोलूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? प्रबंध प्रतिमा जो है वो 1940 की है। कब की दोस्तों? 1940 की है प्रबंध प्रतिमा। ठीक है, अतीत के चलचित्र कब का है दोस्तों? 1941 का है अतीत के चलचित्र। ठीक है, अब आता है ठेले पर हिमालय जो है 1958 का है। कब का है दोस्तों? 1958 का है। प्रिया नीलकंठी जो है 1968 की है दोस्तों। कब की है? 1968। 40, 41, 58, 68। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विवेक, विचार और वितर्क, कुछ उतले कुछ गहरे। तो दोस्तों इसका तो देखते ही आप समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो रहा है, और एक और तीन दोनों हैं। माटी, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, माटी हो गई सोना 1957 में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। कुछ उतले कुछ गहरे बाबू गुलाब राय का निबंध है। कुछ उतले कुछ गहरे किसका है? ये गुलाब का है। गुलाब का फूल कैसा है? कुछ उतला कुछ गहरा। ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो लिखा है इन्हें, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने 1957 में। ठीक है दोस्तों, 1957 में लिखा है। अब देखो इधर आगे बढ़ते हैं 95वें प्रश्न की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह बताना है, मतलब प्रकाशन वर्ष के अनुक्रम बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आप सभी बताएंगे, बताइए। तो इसमें सही उत्तर होने वाला है ऑप्शंस कल्पलता, अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, कूटज, या कूटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता। तो दोस्तों अब मुझे बताना इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका देखो अशोक के फूल कब का है? 1948 का, याद रखना 1948 में अशोक के फूल थे। ठीक है, अब मुझे बताना जो कल्पलता है वो 1951 का है। विचार प्रवाह जो है आपका 1959 का है।
कूटज जो है आपका 1964 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों का सही अनुक्रम बता दें। ठीक है, अब मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन सी मिट्टी की ओर 1946 है, अर्धनारीश्वर 1952 है, रेती के फूल 1954 है, वेणुवन 1958 है। वेणुवन कब का है? 58 का है। रेती के फूल 1954 है, अर्धनारीश्वर 1951 है, अर्धनारीश्वर 1952 है, सॉरी मिट्टी की ओर 1946 है। 97वें प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय के निबंधों का सही अनुक्रम। अद्यतन आत्मनेपद त्रिशंकु जोग लिखी, आत्मनेपद त्रिशंकु जोग लिखी, अद्यतन जोग लिखी, अद्यतन आत्मनेपद त्रिशंकु, त्रिशंकु आत्मनेपद, अद्यतन जोग लिखी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? ऑप्शन डी। जो त्रिशंकु लिखा है इन्होंने 1945 में लिखा। दोस्तों कब लिखा है? 15 तिया 45, 3 शंकु 15 तिया 5 15 15 15 15 तिया 45। आत्मनेपद सभी को पता है 1960 का है। अद्यतन की हम बात करते तो 1977 का है, और जोग लेखी जो है वो कब का है? 1977 का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित निबंधों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम बताइए। किसानों का देश, पश्यंती, कस्तूरी मृग, शब्द और स्मृति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बताएंगे सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यों हो जाएगा? किसानों का देश जो है वो 1956 का है दोस्तों, है ना। किसानों का देश। पश्यंती जो है 1969 का है, ठीक है। कस्तूरी मृग जो है 1972 का है। शब्द और स्मृति जो है 1976 का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 99वें प्रश्न की तरफ। निबंधों को उनके प्रकार से सम्मिलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब देखो इधर, अब देखो 99वें प्रश्न को पढ़ेंगे सभी लोग बारीकी से। तो दोस्तों भारतीय साहित्य की विशेषताएं, शिक्षा का उद्देश्य, भाग्य और पुरुषार्थ, अशोक के फूल। तो ये कैसे निबंध है इसकी कैटेगरी में बताना है हमें। तो मैं आपको इसका देखो याद रखना, और जो ए है कौन सा? भारतीय सभ्यता, मैं पेन ले लेता हूँ। भारतीय सभ्यता, भारतीय साहित्य की विशेषता। तो दोस्तों ये कैसा निबंध होने वाला है? आप सभी याद रखेंगे, ये समीक्षात्मक निबंध होने वाला है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य जो है दोस्तों वो कैसा है? विचारात्मक है। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होता है दोस्तों? शिक्षा का उद्देश्य जो है आपका, शिक्षा का उद्देश्य समीक्षात्मक। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? इसका आंसर बी का थर्ड, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, विचारात्मक, ठीक है। हाँ, भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ जो है वो कैसा है? मनोविश्लेषणात्मक है दोस्तों। अब बात करते हैं अशोक के फूल जो हैं वो ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो इसमें देर का भारतीय संस्कृति की विशेषताएं या भारतीय साहित्य की विशेषताएं, बाबू श्याम सुंदर दास का समीक्षात्मक निबंध है, तो हमने समीक्षात्मक ही निबंध लगाया हुआ है। अब शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद का है, विचारात्मक निबंध है, तो हमने शिक्षा का उद्देश्य को विचारात्मक लगाया है संपूर्णानंद का। भाग्य और पुरुषार्थ जनेन्द्र का है जो मनोविश्लेषणात्मक है, भाग्य और पुरुषार्थ जनेन्द्र का मनोविश्लेषणात्मक ही लगाया है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है, और अशोक के फूल हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध ही लगाया है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं हमारा समय, देख लेते हैं कितना हो चुका है। तो समय हमारे पास है, और हमारे पास कितने बचे हैं क्वेश्चन? तो हमारे पास 10 ही प्रश्न बचे हैं, तो हम जल्दी से 10 को कर देते हैं फिनिश, फिर हमारे उपन्यास शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से किन कृतियों का संबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी से है? विचार विमर्श, सच्ची वीरता, रसक की रंजन, अतीत स्मृति। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। 1, 3 और 4 जो किसके हैं? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ आ रहा है कि सच्ची वीरता जो है वो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है ना, और बाकी 3 निबंध किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। 101वां प्रश्न देखते हैं, खरगोश के सींग दोस्तों।
क्या बोल रहा है, खरगोश के सिंह किसका है, हरिशंकर परसाई, अमृत राय, निर्मल वर्मा या प्रभाकर मारचुए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, प्रभाकर मारचुए का ये निबंध है खरगोश के सिंह। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट। ठीक है, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक कौन है, तो इसका सही विकल्प होने वाला है ऑप्शन ए सुदर्शन मजीठिया। ठीक है, तुम चंदन हम पानी किसका है, विवेकी रॉय, विद्यानिवास मिश्र, शरद जोशी, रमेश चंद्र शाह। तुम चंदन हम पानी, तो जो 103 है उसका सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र। दोस्तों तुम चंदन हम पानी कौन बोल रहे हैं, विद्यानिवास मिश्र बोलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 104 था, 104 का, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, निबंध, कविता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी निबंध है जो भोला राम का जीव। ठीक है, अब आ रही है वैष्णव की फिसलन, 105वां सवाल है। वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन है, शरद जोशी, गोपाल चतुर्वेदी, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों 105 का सही विकल्प हो जाएगा हरिशंकर परसाई, इसका सही उत्तर है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है, 106वां प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ रहा है 107वां, वाद विवाद संवाद किसकी रचना है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह, वाद विवाद संवाद किसका है, नामवर सिंह का है। बेईमानी की परत, 108वां प्रश्न देखो, बेईमानी की परत के लेखक कौन है, ज्ञान चतुर्वेदी, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल। बेईमानी की परत, ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या उत्तर होने वाला, हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं 190 नंबर के प्रश्न को, निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है, विवेकी रॉय, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी, शिव प्रसाद सिंह। तो 190 का जो प्रश्न है दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, शिव प्रसाद सिंह जो है कस्तूरी मृग निबंध संग्रह जो है, यह कस्तूरी मृग जो निबंध संग्रह रचना है वो किसकी है दोस्तों, हरिशंकर परसाई की है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये निबंध का, इसको जरा देख के चलना, सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में ना देखना चाहिए, वे उपदेशक नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में ना देखना चाहिए, वे उपदेशक नहीं है। कथन किसका है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होना है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखना, तुलसी की भक्ति मार्ग नामक निबंध में लिखा है, सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में ना देखना चाहिए, वे उपदेशक नहीं है, वे अपनी भावुकता और प्रतिभा के बल से लोक व्यापार के भीतर भगवान की मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित करने वाले हैं। हमारा प्राचीन भक्ति मार्ग उपदेशकों की सृष्टि करने वाला नहीं, सदाचार और ब्रह्म ज्ञान के रूखे उपदेशों द्वारा उनके प्रचार की व्यवस्था नहीं है। तो ये चिंतामणि भाग 1 में ये वाला लाइन आई है दोस्तों, और उनका निबंध कौन सा था, तुलसी का भक्ति मार्ग। तो तुलसी का भक्ति मार्ग में ये वाली बात इन्होंने लिखी है। तो आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे कमेंट, और ये वीडियो आप आगे को शेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कल की वीडियो में या रात को एक और पार्ट आ जाएगा इसका, जिसमें कि उपन्यास की मैराथन होगी दोस्तों, और वो मैराथन काफ़ी लंबी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगा कि जैसे एग्जाम के ही प्रश्न चल रहे हों दोस्तों। ठीक है।